नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो है जितने भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक बात कहनी थी कि अभी तक जो है 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम थे घरेलू, जिसके कारण जो है विलम्ब हुआ। परंतु अब जो है डेली जो है ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और चूंकि इस समय जो है गर्मी पड़ रही है, इसलिए लाइव क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास लेने पर जो है मुझे यहाँ पर फैन एन सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तभी इसमें नॉइस जो है नहीं आएगी। तो इसलिए जो है कि लाइव क्लास ना लेकर के वीडियो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर। तो इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको। तो सबसे पहले जो है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है ना। तो कौन सा अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, उसके संरक्षण से, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है कि गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इसका आंसर जो है अनुच्छेद 21 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो ये जो शब्द थे ये एक्चुअल में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था इस बात को। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसको याद रखिएगा कि ये जो है सभ्य विश्व के लिए किया गया समझौता है, ये एक प्रतिज्ञा है हमारे लोगों के लिए। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बताया है। और जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने जो है जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो बाद में लाया था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव के तहत जो है ये प्रस्तावना जो है उसको माना गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बताया था अभी मैंने, अनुच्छेद 32, उसको जो है इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो उसमें जो है यही रेटें आ जाती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 जो है आर्टिकल 226 को लेकर के, और आर्टिकल जो है आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 जो है ये रिटें जो है या याचिका जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर की जा सकती हैं, ठीक है ना। और जो 226 है ये हाई कोर्ट को पावर देता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों को जो है के हितों का संरक्षण जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनसे संबंधित रिट या याचिका जो है वो दायर की जा सकती है, लोअर कोर्ट्स में दायर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो हम जानते हैं कि 12 से 35 के बीच में ये मूल अधिकार आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार या समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 में है। लोक नियोजन या फिर जिसको कह सकते हैं कि काम करने का अधिकार है, अवसर की समानता उसमें मिलनी चाहिए, तो ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है, ये सही है। अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में है ना। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। और जो शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 का में दिया गया है, 21 ए कह सकते हैं या फिर 21 का में कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये अनुच्छेद 18 में एक्चुअल में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। कोई व्यक्ति जो है उपाधियां धारण नहीं करेगा। जो पुरानी उपाधियां धारण की जा सकती थी तो अपने नाम के आगे जो है कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वो ये अनुच्छेद जो है उससे संबंधित है।
21 का अनुच्छेद जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है ये प्राथमिक शिक्षा जो है देने के अधिकार को लाया गया था, इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत, और उसमें जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो हमारा 23-24 में आ ही जाता है, आर्टिकल 23-24 में। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है ये डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। कानून के समक्ष समानता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है मूल अधिकार है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। क्या ऐसा है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इन मूल अधिकारों को हमने जानते हैं कि आर्टिकल जो है 20 और 21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में, जब धारा जो है 352 जो आर्टिकल है वो एक्टिव होता है। तो इसमें सशस्त्र विद्रोह को लेकर के या फिर जो है बाहरी आक्रमण को लेकर के कहा गया है आपातकाल की स्थिति। तो ये जो है उस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्टिव हो जाती है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स जो हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ऐसे में जो है आर्टिकल 20-21 जो है ये जो अनुच्छेद 20-21 है ये जो है निलंबित नहीं होता है। और अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अपने आप जो है इसको किया नहीं जाता है, बल्कि ये स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, उस समय तो कभी भी निलंबित नहीं किया जाते, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, इसको भी नहीं कह सकते। लेकिन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपातकाल की स्थिति हम लोग जानते हैं कि 352 में विदित है, और 356 में ये राष्ट्रपति शासन को लेकर के किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल को लेकर है। अब नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त। तो ये जो है आपातकाल की स्थिति में जो है ये राष्ट्रपति जो है इनको जो है पावर होती है कि ये मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो ये जो है ये आर्टिकल जो है 239 है 359 है। आर्टिकल 359 के तहत जो है ऐसा किया जा सकता है। सॉरी है ना, इसको थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया लिखने में। हाँ, आर्टिकल 359, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 इसको छीना नहीं जा सकता है, और 21 में जो है ये, अब देखिए भाषण का अधिकार, तो भाषण का अधिकार जो है ये 19 में आता है ना, 19(1) का में। ठीक है, कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये भाषण का अधिकार जो है उसमें आ जाता है। आवागमन का अधिकार ये भी उसमें आ जाता है 19(1) में। ठीक है, तो ये जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जो है किसी भी व्यक्ति को विचरण करने का अधिकार है, तो ये आवागमन का अधिकार जो है उसी में आ जाता है 19(1) में। ठीक है, जो है ये गा में आता है। उसके बाद जो है खा जो है 19(1) खा, उसमें जो है वाक अभिव्यक्ति के बाद में जो है उसमें ये जो आर्टिकल है 19(1) ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें आता है कि कहीं पर भी जो व्यक्ति है वो उसको नियोजन का अधिकार है। ठीक है, काम करने का अधिकार है। ठीक है, उसमें ये आ जाता है। उसके बाद संगठित होने का अधिकार, तो ये भी जो है 19 के अंतर्गत आता है। लेकिन जीवन का अधिकार जो है ये जो है आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। तो ये जीवन जीने का अधिकार जो है, गौरवमय जीवन जीने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में आता है, इसको छीना नहीं जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ये
ये वाला, ठीक है ना। ABCD ये सीक्वेंस नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं निम्नलिखित दो कथन हैं जिनमें से ए जो है वो कथन है और आर जो है वो उसकी व्याख्या है, ठीक है, या कारण है। तो अस्पष्टता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है कि ये अस्पष्टता जो है नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के जो है आर्टिकल 7 में जो है ये 17 में ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अस्पष्टता का चलन का अधिकार धार्मिक स्वीकृति है। तो जब धार्मिक स्वीकृति में ही ये आता है तो ये आर जो है ये सही कारण है ए का, ठीक है। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। इसमें आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता उन्मूलन की बात कही गई है। तो ये जो है अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पष्टता उन्मूलन की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में ये जो चारों हैं 15, 16, 14 से लेकर 18 तक के बीच में ये जो है समानता का अधिकार है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहने का मतलब ये 15 में आता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, है ना, और लिंग आदि को लेकर के जो है विभेद नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का जो है मतभेद नहीं होने चाहिए। तो ये जो है विभेद नहीं किया जाएगा, ये 15 में आता है। नियोजन को लेकर के जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कहीं पर भी जा कर के वो काम कर सकता है। तो नियोजन को लेकर के क्षेत्र में या कहीं पर भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके अधिकारों को, जो सभी को अधिकार दिए गए हैं, वो बराबर रहेंगे। तो नियोजन के क्षेत्र में बराबरी का अधिकार ये जो है समानता का अधिकार ये 16 में आता है। अनुच्छेद 17 में ये अस्पष्टता का उन्मूलन बताया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अनुच्छेद 18 में जो है ये उपाधियों का अंत, ठीक है, ये आता है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 जो है ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है, सॉरी 6 से 14 नहीं बल्कि 14 साल, है ना, 14 साल से छोटे कम उम्र के, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है किसी कारखाने में से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में जो है ये श्रम नहीं दिया जाएगा, कार्य नहीं करवाया जाएगा। और साथ में माइनिंग को भी था कि किसी जो है खान से संबंधित जो है यहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पर भी इनको नहीं लगाया जाएगा। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको एलेबोरेट किया और अब जो है क्या है कि 14 साल से कम बच्चों से जो है किसी प्रकार का श्रम नहीं करवाया जाएगा। और ये जो है जब आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल तक के लिए जो बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है एक तरह से शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। और उस शिक्षा के अधिकार में वो आवश्यक जो बताई गई थी, ठीक है। और इसलिए इसका आंसर जो है 24 हो जाएगा। बाकी 17 को तो हम लोग जानते हैं अस्पष्टता का उन्मूलन है। 19 जो है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 23-24 में आता है, 23 में जो है ये बलात् श्रम आता है, फोर्स्ड लेबर या फिर बेगार जिसको कहते हैं, बिना दास प्रथा जैसे एक तरह से उसको मानते हैं, जो कि किसी व्यक्ति को जो है काम करवाना और उसके बाद उसका मेहनताना ना देना, वो 23 आर्टिकल में आता है। उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 ये सही है। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, देखिए गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में आता है, ठीक है, ठीक है। और अनुच्छेद 23-24 जो है ये अनुच्छेद 23 में नहीं आता है। और ये 23 में जो है अभी हमने बताया था कि बलात् श्रम आता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 25वां अनुच्छेद आता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर के संरक्षण दिया गया है 29 में कि अल्पसंख्यक जो हैं वो जैसे कोई आदिवासी समूह है तो किसी क्षेत्र में आदिवासी समूह है या फिर किसी क्षेत्र की कोई अमुक भाषा है तो भाषा और संस्कृति जो है अल्पसंख्यकों की उनको जो है
ये मौलिक अधिकार प्राप्त है कि उसको नष्ट नहीं किया जाएगा, उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी उनकी संस्कृति को। जैसे कोई आदिवासी क्षेत्र है तो यहाँ वहाँ पर जो है उनका कोई जैसे जो भूमि है उनकी, वो उन्हीं के क्षेत्र की मानी जाए, उनके उसका अधिकार जो है उनको ही माना जाएगा, आदिवासियों को ही माना जाएगा। उस पर किसी प्रकार की फैक्ट्री स्थापित नहीं की जा सकती। या जैसे मान लो कोई जो ऐसा क्षेत्र हो, जो ऐसी भूमि हो जहाँ पे मतलब कि ऐसा लगे कि यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे माइनिंग होनी चाहिए, या फिर वहाँ पर जो है आदिवासियों को जो है वहाँ से हटाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकता है कोई, ऐसी कोई सरकार जो है ऐसा नहीं कर सकती है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसमें ये आता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है ये 29 आर्टिकल में दिया गया है। और इसी हितों के साथ साथ जो है अल्पसंख्यकों की भाषा और अभिव्यक्ति, भाषा और संस्कृति को जो है बनाए रखने का अधिकार है। और उसी भाषा और संस्कृति के साथ साथ जो है अल्पसंख्यकों को जो है अपने जो और भी हित हैं, जैसे कहीं पर भी अल्पसंख्यकों को वहाँ पर उनके हितों का संरक्षण जो है वो 29 में आ जाता है। तो 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को लेकर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है, इसमें बी आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है, किसी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बताया जाना चाहिए कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके पीछे कारण क्या है ना, तो ये बताया जाना चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद जैसे 20 में मैंने बताया था कि जैसे किसी व्यक्ति को जैसे गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है न्यायालय में पेश करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये 23वां इसका अनुच्छेद 23 जो है ये जो बी ऑप्शन है इसका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार के सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये तो सम्मिलित है, सामाजिक समानता भी है, अवसर की समानता भी है, और आर्थिक समानता ये नहीं है, ठीक है। कि आर्थिक समानता का अधिकार ये जो है ये पहले अनुच्छेद जो है आर्टिकल आर्थिक समानता को लेकर के नहीं है। वह किसी को भी जो है संपत्ति को लेकर के जो अधिकार था आर्टिकल 31 में, ये संपत्ति का अधिकार जो था ये किसी व्यक्ति को जो है संपत्ति को जो है रखने का अधिकार है, कितनी भी संपत्ति, तो इसको जो है ये अनुच्छेद 31 का इसको लोप कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। और इसको लोप करने के बाद जो है इसको जो है 300 का, याद रखिएगा 300A या फिर 300 का कह सकते हैं हिंदी में, 300 का में जो है ये लाया गया है और भाग 12 में, ठीक है। और उस समय जो है ये जो किया गया था इसको ख़त्म किया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में। ये उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, भारत सरकार में मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, है ना। और उस समय जो 1978 की बात है ये, और 1978 में 44वां संविधान संशोधन जो आया था, तो 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि अब जो है ये संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार ना हो करके बल्कि एक विधिक अधिकार बोला गया है, ठीक है ना। केवल विधिक अधिकार है ये, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में ये दिया हुआ है, वर्णित है अब, ठीक है। तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वह 1978 में, उसमें इसको चेंज किया गया था, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार जब तक जो है, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 370 जो है जब तक एक्टिव थी जम्मू और कश्मीर में, जब ये पूरा राज्य हुआ करता था, तब संपत्ति का अधिकार जो है वहाँ पर उनका जो है मौलिक अधिकार था, ठीक है ना, वहाँ पर था। लेकिन जब से जो है 370 में जो है परिवर्तन किया गया है, और जब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो एट दैट टाइम जो है ये संपत्ति का अधिकार वहाँ पर भी जो है ये ख़त्म हो गया। तो भारत के जितने भी कानून हैं वो वहाँ पर पूरी तरह से लागू होते हैं, अलग से उसकी विधानसभा को है। पहले क्या होता था कि कोई भी कानून होगा जो भारतीय पूरी टेरिटरी के अंदर जो है उसको माना जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि जब तक वहाँ की विधानसभा जो है उसको पारित नहीं करती थी तो अलग से
तब तक वो नहीं माना जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखिएगा। आर्टिकल 15 से ले 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त हैं। ठीक है, और बचे हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशों से जो आए व्यक्ति हैं उनको भी प्राप्त हैं। ठीक है, जो नागरिक नहीं है। ठीक है ना, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो ये जो केवल नागरिक को प्राप्त अधिकार प्राप्त है तो ये तो है नहीं, 15, 16, 19, 29, 23 है। तो 15 में आता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। ये आंसर इसका सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आर्टिकल जो है ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है ये 21 में आता है। ठीक है, कि गौरवमय जीवन जीने का अधिकार, तो सॉरी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का, हाँ सही है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है आपका आर्टिकल 21 में आता है। और गिरफ्तारी और निरोध के प्रति संरक्षण ये जो है आर्टिकल 22 में आता है। ठीक है, तो बाकी तो सभी आर्टिकल्स जो हैं ये आ जाते हैं, लेकिन ये जो बी वाला आंसर है इसका हो जाएगा कि धर्म और मूल, वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान को लेकर के है किसी भी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, और विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये तो 14 आर्टिकल है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो 15वां जो आर्टिकल है वो केवल जो है नागरिक को ही, भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये याद रखिएगा। 29, 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण को लेकर है। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग जो है जो अपने उसको धर्म को पोषित करने के लिए, अल्पसंख्यक के हितों को पोषित करने के लिए जो है शिक्षण संस्थाओं को भी स्थापित कर सकता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है कि 15, 16, 19 इनको हमने पहले ही बता दिया है कि 15, 16, 19 जो है ये आर्टिकल आते हैं समानता के अधिकार के अधीन। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये याद रखिएगा, ये केवल जो है भारत के नागरिक को ही प्राप्त हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। ठीक है ना, तो पहले 7 मूल अधिकार थे, उसके बाद 6 हो गए थे 1978 के बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें समानता का अधिकार ये भी है। ठीक है, ये तो ओके है। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये तो है, लेकिन विरोध का अधिकार ये जो है ये नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये आर्टिकल 14 है, तो ये तो प्राप्त है विदेशियों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 19वां आर्टिकल। ठीक है, अच्छा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 21वां आर्टिकल है ना। और शोषण के विरुद्ध आर्टिकल जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23-24 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 19 जो है मैंने अभी बताया था 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 आर्टिकल हैं ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो उसी संबंधित क्वेश्चन ये भी था, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये जो है लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से, और ये जो है आर्टिकल 14 में आता है। 13th में जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो किसको बोला गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 13th में जो है ये आता है कि जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित जो वाद चले थे, है ना, तो उसमें जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था, जिसमें कहा गया था कि मूल अधिकारों में जो है परिवर्तन तो किया जा सकता है, परंतु इसका मौलिक ढांचा जो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी तरीके से उसको आहत नहीं होना चाहिए, उसको खंडित नहीं होना, उसमें कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि अब ये मौलिक अधिकारों का या फिर पूरे संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, कस्टोडियन ऑफ
कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन या फिर जो पूरी तरह से संविधान का संरक्षक जिसको बोला गया है वो कोर्ट सिस्टम यानी सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। तो सरकार जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो इसके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती देता हो। अगर ऐसा होता है तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है सरकार से पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, कि ये इसमें ये चीज़ नहीं है, होनी चाहिए। तो ये जो है बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का के अधीन ये आता है, ठीक है। और इसके बाद जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 19, 20, 21, 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 14 से लेकर 18 तक जो है ये समानता का अधिकार है, ठीक है। तो ये समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये जो है 4 ये स्वतंत्रता का अधिकार के अधीन आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद जो है 23 और 24 जो है ये आते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। उसके बाद जो है 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के हैं अधिकार। और उसके बाद 19, 28, 29, 30 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ठीक है। उसके बाद जो है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) घ और अनुच्छेद 21 को से मिलाकर जो है पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो मामला है उसमें ये कहा गया था कि विदेश यात्रा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1) में या घा में है, 19(1) में जो है मिलाकर पढ़ने से विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त है। जैसे कहने का मतलब है पहली चीज़ तो वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद विचरण करने की भी स्वतंत्रता है, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं पर भी विचरण करने की स्वतंत्रता है, एक तो ये। और दूसरा जो आ जाता है 21 में आता है कि किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को जो है गौरवमय जीवन जीने का अधिकार है। गौरवमय जीवन जीने का अधिकार यानी उसको जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो अपना गौरवमय जीवन जिए, यहाँ किसी भी तरह से उसको जो है कि डिनोमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है ये विदेश यात्रा का अधिकार जो है ये मेनका गांधी बनाम के जो भारत संघ का वाद था, ठीक है, उसमें ये कहा गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जाता? तो मैंने बताया है कि अनुच्छेद 19 जो है ये आर्टिकल जो है स्वतः जो है इसको जो है करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः जो है निरसित माना जाता है, निलंबित माना जाता है या निरसित माना जाता है, ठीक है। और जो 21 उन जो हैं 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 ये 2 अनुच्छेद जो हैं ये आपातकाल के दौरान जो है ये नहीं निलंबित होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, नहीं निलंबित होते हैं, ठीक है ना, नहीं निलंबित होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 और 21, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ होती है। जो जुडिशियल रिव्यू जो होता है इसी को न्यायिक पुनर्वलोकन कहा जाता है। और ये जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, और वो ये न्यायिक पुनर्वलोकन यही कहता है कि भारत के संविधान में जो केंद्र सरकार है या संसद जो है, मेनली संसद, ठीक है ना, संसद जो है वो
परिवर्तन कर सकती है, मूल अधिकार में भी और प्रस्तावना में जोड़ सकती है, कोई शब्द हटा नहीं सकती, ठीक है। तो परंतु ऐसा कोई कानून संसद पास नहीं करेगी जिससे जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल ढांचा है वह संविधान का, उसको आक्षेप करता हो, उसको किसी प्रकार का जो है क्षति पहुंचाता हो। अब इसमें आता है कि ये जो मूल अधिकार का जो मूल मौलिक अधिकार है हमारे, इनमें से जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो प्रस्तावना में जो दिए गए शब्द हैं उनको बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, जिसमें आता है कि क्या सोशल है ना, और सोशलिस्ट है ना, सेकुलर, रिपब्लिक है ना, सोवरेन है ना, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसे कहते हैं? देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं कि ठीक है कि किसी व्यक्ति पर अगर मुकदमा नहीं चला है अभी तक, तो उसको कितने समय तक बंदी बनाकर रख सकता है, ठीक है ना, जैसे रखा जा सकता है। तो 3 माह जो है ये इसका आंसर है कि 3 माह तक जो है उसको बंदी बनाकर रखा जा सकता है, ठीक है, मुकदमा चलाए बिना, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा है, ठीक है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये कहा गया है, ठीक है, 3 माह तक, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है कि मौलिक अधिकार में ये भी कहा गया है कि 20 में कि विदिन 24 आवर्स के अंदर, वो जो 24 घंटे के अंतराल के अंदर जो है उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। तो वो तो है ही, लेकिन जो है न्यायालय के समक्ष तो पेश हो गए, तो उसमें जो है समक्ष तो पेश हो सकते हैं, लेकिन मुकदमा चलाए बिना जो है, जैसे मुकदमा उसको स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह के लिए, जिसको बोलते हैं एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन। और जिसको जो है ये 3 माह के लिए होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी में रखना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने पर अतिलंघित करता है? अतिलंघित होता है तो यही है कि श्रमिकों का मतलब है बलात् श्रम या फिर है फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर जो है, LAB है, फोर्स्ड लेबर जो है, इससे कहने का मतलब ही यही है कि किसी प्रकार से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है श्रम कराने के बाद उसकी मजदूरी ना देना, ये फोर्स्ड लेबर कहा जाता है, बेगार कहा जाता है एक तरह से, बेगार, ठीक है ना। और ये जो है ये आर्टिकल हमारा जो फोर्स्ड लेबर है इसमें ये मिट गया है, अनुच्छेद अनुच्छेद फोर्स्ड लेबर जो है ये 23rd में आता है, ठीक है, 23rd आर्टिकल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला। 14 समानता का अधिकार है, ये ABC जो है ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो केवल जो है डी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद के उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने, नियोजन या एम्प्लॉयमेंट टू वर्क नहीं किया जाएगा, या परिसंकटमय नियोजन, हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट नहीं लगाया जाएगा, या केमिकल हजार्डियस जहाँ पे होता है, या फिर एयर पोल्यूशन जिसमें ज़्यादा आता है उसमें। तो अब तो ये हो गया है कि 14 साल के कम बच्चे को जो है किसी भी कार्य में लगाया ही नहीं जा सकता, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अब इसमें जो है ये जो बताया गया है ये अनुच्छेद 24 जो है ये इसका आंसर सही है, ठीक है। 23 में हम लोग बलात् श्रम जानते हैं। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। 25 में कहा गया है कि किसी प्रकार के जो धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकता है, ठीक है ना। उसके बाद 26 में कहा गया है कि अब जब वो व्यक्ति धर्म को मानता है तो धर्म से संबंधित जो है वो किसी धार्मिक मतलब जो है मंदिर का निर्माण ये सब किया जा सकता है, जो कि है ना। और तीसरे में वो है टैक्स फ्री वो रहेगा, जो मंदिर रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, या उससे संबंधित जो भी आय होगी। तो ये जो है, और उसके बाद में जो है ये कहा गया है कि वो फिर उसमें जो है कि शिक्षा का अधिकार को लेकर के है कि धार्मिक शिक्षा का लेकर के है कि वो व्यक्ति जो है वो जो धर्म है वो धर्म को पराकाष्ठा मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो है उसमें से जो है वो
शिक्षा का या उससे उससे संबंधित संगोष्ठी का या इसी का आयोजन जो है किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मदरसा की स्थापना है किसी धर्म को लेकर, तो वो उसमें जो है 28 में आ जाती है। तो इसका आंसर जो है 24वां हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हमने बताया अभी, मैंने बताया है कि आपको जो है 25, 26, 27, 28, ठीक है ना। ये चार जो अनुच्छेद हैं, 28, ये चार जो अनुच्छेद हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के हैं, ठीक है। और इसमें जो है धर्म प्रचार का अधिकार है, तो ठीक है, बिल्कुल प्रचार होना चाहिए प्रचार। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार ये है, जो गुरु गोविंद सिंह जो अकाल तख्त बना था, उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने जो है 6 चीज़ें जो है धारण करने के लिए कहा गया था कि कंगा कृपाण, है ना, इस तरीके से। तो कृपाण धारण करने का अधिकार जो है ये सिखों को दिया गया है, ठीक है ना। केश, है ना, तो इस तरीके से जो 6 जो थे, कंगा कृपाण केश, है ना, और कच्छा, और 2 और थे उसमें, ठीक है। तो उसके बाद जो है राज्यों को सामाजिक सुधार विधि निर्माण का अधिकार। तो राज्यों को जो है सामाजिक, इसमें उसका धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। सामाजिक सुधार के विधि निर्माण का अधिकार ये भी है, धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन धार्मिक निकायों को, जो कोई धार्मिक निकाय है, जैसे मान लिया कोई समूह है, जैसे किसी को ईसाई बनाना या किसी को मुस्लिम धर्म में जो है के प्रति जो है उसको जो है ज़बरदस्ती उसको मुस्लिम बनाना, या कहने का मतलब है किसी भी धर्म को जो है धार्मिकता को जो है वो धर्म परिवर्तन करवाना किसी व्यक्ति का, तो वो धार्मिक निकाय नहीं करवा सकता। व्यक्ति स्वयं जो है अपना किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है उसको, परंतु धार्मिक निकाय का ये काम नहीं है कि वो जो निकाय है या धार्मिक बॉडी है जिसको कह सकते हैं, जैसे चर्च है या फिर कहीं पर मस्जिद है, तो उसमें जो है उसको ज़बरदस्ती जो है कहीं पर किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, या हिंदू धर्म ही लीजिए कि हिंदू धर्म को किसी को बाध्य नहीं किया सकता मानने के लिए, अपितु ये जरूर कहा गया है कि व्यक्ति जो है कोई भी धर्म को मानने का अधिकार है। तो वो आ जाता है कि इसमें जो है ये धर्म परिवर्तन अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें चौथा जो है ये नहीं होना चाहिए, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो अंतर्गत सम्मिलित पहले 3 हैं, ठीक है ना, चौथा वाला नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो संविधान की हृदय और आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो है ये अनुच्छेद 32 को कहा गया है, जिसमें रिटे हैं, ठीक है। मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो मामले जो है उच्च न्यायालय अधिकारिता मामले में आते हैं। केवल मौलिक अधिकार से संबंधित कोई याचिका हो वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकती है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट निपटाता है, लेकिन ये इसका मौलिक काम है, मूल कार्य जो है सुप्रीम कोर्ट का यही है कि केंद्र और राज्यों से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनको निपटान करना ये उच्चतम न्यायालय का कार्य है, ठीक है ना, उसमें उच्च न्यायालय नहीं आता है। राज्यों के परस्पर विवाद को भी निपटाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। और संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में भी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये जो शक्ति है कि मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों को लागू जो है वो संसद कर सकती है, ठीक है, ऐसा लगता है। लेकिन संसद जो है कानून तो बना सकती है, उसको लेकर के उसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो चेंजेस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी वो मान्य होने चाहिए। यानी यहाँ पर जो कस्टोडियन की बात आ गई है, ठीक है, कस्टोडियन की बात आ गई, तो यहाँ पर जो है आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, डी ही होगा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है। तो यही जो है शक्ति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है, ठीक है ना। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, पहले तो ये याद रखिएगा 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है ना, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय जो है ये दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट।
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे मौलिक अधिकारों को लेकर के उनको किए, और इससे आगे जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के माध्यम से जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चलते रहेंगे और इसी सीरीज़ को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो भूगोल का जो चल रहा है कि भूगोल में जो है हमने इंडस्ट्रीज़ बता दी थी, इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बन चुका है। ठीक है, अब यातायात और परिवहन को लेकर बताना है, और दूसरी चीज़ जो है कि उसके साथ साथ जो है जो आदिवासी जो जनजातियां हैं, तो जनजातियां कौन सी जनजाति ये कहाँ पर है उसको लेकर के भी एक वीडियो जो है आपको रिसेंटली जो है बना कर देंगे। तो वो क्लास जो है वो वीडियो क्लास जो है उसमें भारत के भूगोल से रिलेटेड है, जितने भी एमसीक्यू होंगे हम लोग ये एमसीक्यू सीरीज अब स्टार्ट कर चुके हैं एक तरह से, कि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। और एमसीक्यू जो है एक तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे लगता है कि हाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको करा जाएगा, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी लिया जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिए, और अभी आपसे एक निवेदन है कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये जो क्लास लेते हैं जैसे जीएस तैयारी के माध्यम से जो हमारा प्लेटफॉर्म है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो उसके साथ साथ जो है मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए ऐप है हमारा जीएस तैयारी का, वो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 ऐप हैं, तीनों को डाउनलोड कर लिए। जीएस तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम पोर्टल। और उसके बाद जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस तैयारी 9 डालेंगे आप तो टेलीग्राम का चैनल आपको मिलेगा, उसको आप सब जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद जो है पॉडकास्ट भी है हमारा, खबरी पॉडकास्ट के थ्रू आप जो है नॉलेज पा सकते हैं। और इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक या जो भी हमारी जितनी भी जो सोशल नेटवर्क साइट हैं उसमें भी ये जीएस तैयारी जो है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है जीएस तैयारी उन पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।